हमारा नया टॉपिक है अटेंशन। अटेंशन यानी कि ध्यान, जिसका वैज्ञानिक शब्द क्या है? अवधान। अवधान की परिभाषा कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार दी है। जैसे वुंट ने क्या कहा है? वुंट ने कहा है अवधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश चेतना के केंद्र में आता है। इसके अलावा और मनोवैज्ञानिक जैसे बोरिंग, इन्होंने क्या कहा? प्रत्यक्षीकरण अवधान के द्वारा स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण में बदल जाता है। अवधान प्रत्यक्षीकरण को स्पष्टता प्रदान करता है। एक और परिभाषा ले लेते हैं, जैसे हेब्स ने कहा अवधान वह स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया जो सांवेदिक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रकार से पुनर्वलन का कार्य करती है तथा अधिगम को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने अवधान के बारे में परिभाषाएं दी हैं। मतलब अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में कोई निकल रहा है, कोई महिला, कोई लड़की, कोई बच्चा, आप उस पर अचानक निकल रहा है तो आपकी नजर उस पर जाए तो क्या हुआ? ध्यान। ध्यान मीन्स अट्रैक्शन। उस पर आपका ध्यान चला गया, अट्रैक्शन चला गया, आपने की उस पर ध्यान केंद्रित हो गया। इस तरह से अवधान मतलब किसी चीज को प्रत्यक्षीकरण करना। अवधान के टाइप्स बताए गए हैं। अवधान भी कई टाइप्स का होता है। अवधान के टाइप्स क्या हैं? जैसे ऐच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान में क्या होता है? ऐच्छिक ध्यान में क्या होता है? जब व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपने ध्यान को अपनी इच्छा अनुसार लगाता है तो ऐसा ध्यान ऐच्छिक ध्यान कहलाता है। इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य होता है। मतलब हम कह सकते हैं इसकी सहायता से क्या होता है, वह अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। जैसे शोरगुल के वातावरण में भी किसी बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगा हुआ है, या बहुत सारे मेहमान आए हैं, कोई बच्चा आजकल के समय में जैसे मोबाइल लेके बैठ जाता है गेम खेलने, वो गेम में ही लगा रहता है, वो अपनी इच्छा से लगा है। इसलिए ऐसे ध्यान को ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। इच्छा अनुसार वातावरण के तमाम विघ्न उत्पन्न होने पर भी ध्यान दूसरी चीजों में न लगाकर जिस चीज में इच्छा है उसी में ध्यान लगाओ। इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति में उसी समय ऐसा होता है जब व्यक्ति किसी इच्छा या अपनी इच्छाओं को प्रधानता देता है, उस समय इच्छा प्रधान होती है। और क्या होता है, जैसे कि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए तैयारी करता है तो ये उसका उद्देश्य हो गया, अच्छे मार्क्स लाना उसका उद्देश्य होता है, इसलिए वो अपनी इच्छा से पढ़ाई करता है। इसलिए ये ऐसा ध्यान ऐच्छिक ध्यान कहलाता है। ऐसे में जो उसका ध्यान है वस्तु अथवा उद्दीपक में उसकी रुचि होती है, सामाजिक संतुलन कारक भी कार्य करता है। इस प्रकार के ध्यान को ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। दूसरा ध्यान क्या आता है? दूसरे टाइप का ध्यान क्या है? अनैच्छिक ध्यान। अनैच्छिक ध्यान में क्या होता है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति किन्हीं उद्दीपकों पर व्यक्ति का ध्यान स्वतः चला जाए, अपने आप चला डाइवर्ट हो जाए, ऐसे ध्यान को अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। ऐसे ध्यान में क्या होता है? व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि व्यक्ति का ध्यान किसी उद्दीपक या व्यक्ति पर उसकी रुचियों के प्रतिकूल जाता है। यह देखा गया है कि इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार के अटेंशन में व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उद्दीपक की विशेषता या उस वस्तु की विशेषता के कारण अचानक उस पर ध्यान चला जाता है। इस प्रकार के ध्यान को स्वाभाविक ध्यान भी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से ध्यान चला जाएगा
इस तरह के ध्यान को स्वाभाविक ध्यान भी कहते हैं। इसीलिए जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक आवाज बहुत तेज आए, अचानक आपका ध्यान उस आवाज की तरफ चला जाए, या कोई बहुत तेज रोशनी हो तो आपका ध्यान उधर रोशनी की तरफ चला जाए, या कोई म्यूजिक बजे तो आपका ध्यान एक जो कार्य कर रहे हैं उससे हटकर उसकी तरफ म्यूजिक सुनने में चला जाए। इस प्रकार के ध्यान में एक प्रकार से व्यक्ति को विवश कर देता है कि उसका ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है और ध्यान स्वतः ही चला जाता है। नंबर 3 क्या आता है? आदत जन्य ध्यान। इसमें क्या है? नंबर 3 आदत जन्य ध्यान में क्या होता है? व्यक्ति की रुचि, जिन कार्यों में व्यक्ति की रुचि होती है या पहले से उसकी कोई अपना उसके तरफ ध्यान के लिए कोई उसको प्रेरणा मिलती है उस तरफ, या ऐसी प्रेरित होकर उस तरफ उसका ध्यान अगर चला जाए तो ऐसे ध्यान को क्या कहते हैं? आदत जन्य ध्यान। ऐसे में व्यक्ति की इच्छाओं से अभिप्रेरित होता है, अपनी इच्छाओं से अभिप्रेरित होता है, ना कि किसी बाहरी उद्दीपक से, ना कि किसी बाहरी उद्दीपक से। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की क्या है? रुचियां, धारणाएं, प्रेरणाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। इस प्रकार ध्यान प्रक्रिया में भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर एक की आदतें अलग अलग होती हैं, इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में भी भिन्नता होती है। तो इसलिए किसी की रुचि संगीत में है तो अगर कहीं म्यूजिक बज रहा होगा तो उसका ध्यान उधर अवश्य चला जाएगा, क्योंकि उसकी हैबिट है म्यूजिक सुनना, तो उसको तुरंत वो गाना सुनाई देगा। या कोई खेल रहा होगा बाहर बच्चा, अगर घर में कोई बच्चा बैठा तो उसका ध्यान शोरगुल की तरफ अवश्य चला जाएगा। इस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण और यह भी है कि जैसे चाय पीते समय अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो उस समय कोई भी चीज, कोई भी व्यवहार व्यक्ति को यह महसूस कराएगा कि अखबार की याद दिलाएगा, अखबार की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करेगा। इस तरह से आदत जन्य ध्यान होता है। 4th नंबर का ध्यान क्या है? विचारात्मक ध्यान। विचारात्मक ध्यान में क्या होता है? जब व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित प्रतिमा या विचारों की ओर जाता है तो इस प्रकार का ध्यान विचारात्मक ध्यान कहलाता है। जैसे इस सिद्धांत को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करते समय ध्यान विचारात्मक ध्यान कहलाएगा। जब कोई ध्यान लगा है और उसके बहुत सारे पहलू देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ऐसे ध्यान को विचारात्मक ध्यान कहते हैं। किसी समस्या पर विचार करते समय उसके समस्या से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो विचार करेगा कि समस्या का कारण क्या है, तो ध्यान विचारात्मक ध्यान कहलाएगा। इसके बाद 5th नंबर आता है विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक ध्यान। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण ध्यान दिए जा रहे वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है। इस दृष्टि से ध्यान को जब ध्यान करता है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक ध्यान कहलाता है। ये हमारे ध्यान के टाइप्स हैं, अवधान के टाइप्स हैं। इसके अलावा अवधान के डिटर्मिनेंट्स, निर्धारक भी विभिन्न अध्ययनों के आधार पर अनेक निर्धारकों का पता चला है। उनमें से जो मुख्य रूप से 2 तरह के निर्धारक बताए गए हैं। कैसे? एक का वस्तुगत निर्धारक का व्यक्तिगत निर्धारक। 2 टाइप्स के निर्धारक हैं। वस्तुगत निर्धारक में क्या आता है और व्यक्तिगत निर्धारक में क्या आता है? तो सबसे पहले वस्तुगत निर्धारक देख लें। सबसे पहले उसमें क्या आता है? उद्दीपक का स्वरूप। उद्दीपक यानी कि वस्तु, व्यक्ति को जिस पर ध्यान जा रहा है वो, उसको हम लोग उद्दीपक बोलते हैं। तो भिन्न भिन्न उद्दीपक हमारे अवधान को भिन्न भिन्न अलग अलग मात्रा में प्रभावित करते हैं। कैसे? हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं उतने प्रकार के उद्दीपक हैं।
सामान्यतः देखा क्या गया है, दृष्टि उद्दीपक व्यक्ति का ध्यान अधिक केंद्रित करते हैं। दृष्टि उद्दीपक व्यक्ति का ध्यान अधिक केंद्रित करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो क्या उसका ध्यान उसके सुनने पे जाता है, उसके लिए उस दृष्टि उद्दीपक पर उसका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि वो देख नहीं सकता है। और वह संगीत प्रेमी व्यक्ति का ध्यान क्या होगा, संगीत की तरफ जाएगा, संगीत की ध्वनियों पर जाएगा। अब वो देख नहीं सकता, सुन तो सकता है, तो इसलिए उसका ध्यान संगीत की ओर चला जाएगा। बहुत से ऐसे क्या निर्धारक उद्दीपकों की अपेक्षा सार्थक उद्दीपकों पर व्यक्ति का ध्यान, जो सार्थक उद्दीपक होते हैं, निरर्थक उद्दीपक जिन पर कोई मतलब नहीं है, ऐसे बहुत सी चीज सामान पड़ा होता है जिस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन सार्थक चीजों पर ध्यान हमारा अवश्य जाता है। इसी जैसे उद्दीपक, रंगीन उद्दीपक अगर है, रंग बिरंगा है, उस पर ध्यान हमारा अधिक जाएगा। जीवित उद्दीपकों पर हमारा ध्यान अधिक जाएगा। निर्जीव के अपेक्षा जीवित पर हमारा ध्यान अधिक जाएगा। मानव चित्रों में पुरुषों का ध्यान पुरुष चित्रों की अपेक्षा नारी चित्रों की ओर अधिक जाएगा, और नारी का ध्यान नारी चित्रों की अपेक्षा पुरुष चित्रों पर अधिक चला जाता है। ये उद्दीपक का स्वरूप, अगर इस पर भी ध्यान हमारा डिपेंड करता है, ये डिटर्मिनेंट से। ऐसे ही उद्दीपक का आकार। अब आकार कैसे, उद्दीपक का कभी कभी बहुत छोटी चीज पर भी हमारा ध्यान चला जाता है, और कभी कभी बहुत बड़ी चीज पर हमारा ध्यान जाता है। कब ऐसा होता है, जब बहुत सारी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें से कुछ एक लाइन छोटी लिखी है तो उस पर ध्यान हमारा चला जाएगा। और बहुत सारी छोटी चीजों के बीच में अगर कुछ बड़ा मोटा बड़ा जो डार्क लिखा है तो उस पर हमारा ध्यान चला जाएगा। तो वो दीपक का आकार होता है। जैसे कि विज्ञापन में होता है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ विज्ञापन, उस पर ध्यान हमारा अधिक जाता है। इस प्रकार के तमाम बड़े अक्षर और कुछ छोटे अक्षर हो तो ये ऐसी अवस्था में बड़े अक्षरों की अपेक्षा छोटे अक्षरों पर, और जब छोटे अक्षर हैं तो उसकी अपेक्षा बड़े अक्षर अधिक प्रभावित कर देते हैं। तो ये उद्दीपक के आकार पर डिपेंड करता है। अब आता है उद्दीपक की स्थिति। उद्दीपक की स्थिति में भी क्या होता है, अगर कोई उद्दीपक दूर है तो उसकी अपेक्षा क्या होगा, जो पास होगा उस पर हमारा ध्यान अधिक जाएगा, दूर वाले पर कम जाएगा। इस कारक से संबंधित एक अवस्था और भी बता सकते हैं, जैसे बहुत सारे उद्दीपक हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, जिस पर व्यक्ति का ध्यान दे रहा है, जो उद्दीपकों के स्थिति से संबंधित एक और अवस्था हो सकती है, जैसे कि जो उद्दीपक स्थित है उसकी अवस्था क्या है। जैसे क्लास में क्लास टीचर, उस पर ध्यान हमारा अधिक जाता है, सभी बच्चों का ध्यान क्लास टीचर के ऊपर जाता है, तो उसकी स्थिति भी डिपेंड। जैसे क्लास में जो टीचर है उस पर हमारा ध्यान अधिक जाएगा, क्योंकि क्लास में सारे बच्चों का ध्यान टीचर की बात सुनने में ही होगा, तो वो उस टीचर चाहे दूर पे भी बैठा हो तो उस पर ही ध्यान सभी का रहता है। इसके अलावा ये भी, जैसे बहुत सारी गर्ल्स अगर बैठी हैं, उनमें एक बॉयज बैठा है, तो उन गर्ल्स पर ध्यान नहीं जाएगा लोगों का ध्यान उस बॉय पे जाएगा, तो ये भी फर्क पड़ता है। इसलिए जैसे विज्ञापन में भी इस कारक का उपयोग लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। जैसे विज्ञापन में यदि एक प्रकार के विज्ञापनों के बीच में कुछ भिन्न प्रकार का विज्ञापन अगर दे दिया जाए तो इस स्थिति में वो विज्ञापन अधिक आकर्षित करेगा। इसके बाद आता है उद्दीपक की तीव्रता। उद्दीपक की तीव्रता से क्या तात्पर्य, कि मतलब जैसे धुंधले धीमे प्रकाश की अपेक्षा तेज प्रकाश में ध्यान अधिक आकर्षित होता है, ध्यान अधिक जाएगा। धीमे स्वर की अपेक्षा तेज स्वर, हल्के रंगों की अपेक्षा डार्क कलर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए उद्दीपक की तीव्रता यानी कि तेज की तरफ हमारा ध्यान, जो अधिक की तरफ ज्यादा जाता है, जो कम है
उसकी तरफ कम जाएगा। उद्दीपक का रंग, इसके बाद आता है उद्दीपक का रंग। उद्दीपक का रंग भी हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। कैसे कि अधिक, जैसे लाल कलर अधिक ध्यान आकर्षित करता है बजाय नीले और हरे रंगों के, और सफेद कलर, ब्लैक कलर ये कम आकर्षित करता है। तो कलर भी, डार्क कलर अधिक ध्यान को आकर्षित करते हैं और लाइट कलर कम आकर्षित करते हैं। इसीलिए विज्ञापन आदि अधिकतर डार्क कलर, ज्यादा लाइट, ज्यादा आकर्षित करने वाले बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है उद्दीपक की पुनरावृत्ति। उद्दीपक की पुनरावृत्ति में क्या देखा जाता है कि यदि व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक बहुत अधिक बार आता है तो उसका ध्यान आकर्षित होने की संभावना बढ़ जाती है। बार बार रिपीट, पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट, बार बार रिपीट होता है तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होता है, अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह जो विज्ञापन बार बार आता है उसकी पुनरावृत्ति होती है तो उस विज्ञापन को लोगों द्वारा उसकी तरफ अधिक ध्यान आकर्षित होता है। ऐसे विज्ञापन में पुनरावृत्ति, नवीनता अगर जोड़ दिया जाए, पुनरावृत्ति के साथ कुछ नयापन जोड़ दिया जाए तो उसका प्रभाव और अच्छा पड़ेगा। इस तरह प्रचार करने वाले अपने प्रचार में अधिक आकर्षण बनाने के लिए पुनरावृत्ति कारक का सहारा लेते हैं। और इसके अलावा भी जैसे क्या है, नवीनता उद्दीपक, जैसे नई चीज कोई, पीछे नवीनता, पुराने और परिचित उद्दीपकों की अपेक्षा नए की तरफ हमारा ध्यान अधिक आकर्षित होता है। नए की तरफ हमारा ध्यान अधिक आकर्षित होता है क्योंकि हम उस गंध, स्वाद, व्यक्ति, वस्तुओं की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जो हमारे लिए नई होती हैं। नई नई पोशाकें, नई नई ड्रेसें मीन्स, और इनके प्रति हमारी नवीनता के कारण ही हम आकर्षित होते हैं। जैसे क्लास में अगर कोई नया व्यक्ति आ जाए, अचानक से क्लास चल रही है, कोई नया व्यक्ति आ जाए तो हमारा ध्यान अचानक उस पर ही जाएगा। इस तरह से कुछ नया होगा क्लास में अगर, तो नवीनता ध्यान को अट्रैक्ट करती है। और अगला उद्दीपक क्या था, उद्दीपक की गति। उद्दीपक की गति में क्या है, गतिशील वस्तुएं व्यक्ति का ध्यान अधिक आकर्षित करती हैं। जैसे किसी पार्क में बैठे हैं, कोई रैली वहां से निकलने लगे तो सब उधर ध्यान जरूर जाएगा, रैली देखने की तरफ ध्यान जाएगा। गतिशील है, गतिशीलता इस तरह से हमारे ध्यान को आकर्षित करती है। विज्ञापन में फिर से इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे विज्ञापन में इस कारक का उपयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। विज्ञापन बीच बीच में चेंज कर करके विज्ञापन दिखाए जाते हैं। और इसके बाद आता है उद्दीपक की अवधि। इसमें क्या है, उद्दीपक जितनी ही अधिक अवधि की होती है, हम उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है, अधिक संभावना होती है। उद्दीपक की अवधि अगर अधिक है, अधिक देर तक हमारे सामने प्रस्तुत है तो जाएगा ही ध्यान। जरा देर के लिए आया, नहीं ध्यान दे पाए, ज्यादा देर के लिए रहा तो मेरा ध्यान जाएगा ही जाएगा, सभी का ध्यान जाएगा। उद्दीपक की दुर्लभता, इसमें क्या है, जो उद्दीपक केवल कभी कभी ही हमारे अनुभव में आते हैं, जैसे कभी कभी हमारे सामने आते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जरूर चला जाता है। जैसे सड़क पर अगर चल रहे हैं, कार, मोटर, स्कूटर, बसें, कार तो सब चलती हैं, लेकिन कोई आपको ऊंट दिखाई दे जाए, कोई हाथी दिखाई दे जाए, तो इन गाड़ियों की अपेक्षा आपका ध्यान ऊंट या हाथी की ओर अधिक आकर्षित होगा। जो उद्दीपक कम देखने को मिलते हैं, जो चीजें व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पशु या जो चीज कम देखने को मिलती है, या जैसे कि बहुत सी महिलाएं हैं, उनके बीच में कोई एक घूंघट डाल के एक लेडी आ जाए तो वो अधिक आकर्षित करेगी, उसकी तरफ ध्यान सबका चला जाएगा। इस तरह से उद्दीपक की दुर्लभता आती है। और व्यक्तिगत कारक में क्या आते हैं,
व्यक्तिगत कारक में आता है सबसे पहले रुचि। रुचि हमारे ध्यान के संबंध में इस ध्यान के संबंध में रुचि उद्दीपक को आकर्षित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का ध्यान उस वस्तु उद्दीपक पर अपेक्षाकृत अधिक जाएगा जिसमें हमारी रुचि हो। जैसे डॉक्टर रोगों की ओर ध्यान देगा, संगीतक संगीत की, जिसमें उसकी रुचि होगी। अगर एक जिसको म्यूजिक पसंद है वो संगीत की ओर ध्यान देगा। एक चित्रकार क्या है, वो चित्रकला की ओर ध्यान देगा। कोई भी पेंटिंग उसको दिखाई देगी, उसका ध्यान आकर्षित हो जाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। एक साहित्यकार क्या है, साहित्य, जैसे ही उसको साहित्य कहीं मिलेगा उसका ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाएगा। हाँ, मेरे मतलब की चीज है, उसको तुरंत ये लगेगा मेरे इंटरेस्ट की चीज है, तो वो ध्यान आकर्षित करती है रुचि। इसके अलावा क्या है, आदत। आदत के कारण भी व्यक्ति का ध्यान उन वस्तुओं की ओर जाता है जो उस व्यक्ति की आदत का अंग होती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति, जैसे बताया था, सुबह चाय पीता है तो अखबार पढ़ने की आदत है चाय पीने के साथ, तो उस व्यक्ति का ध्यान चाय के समय अखबार से रिलेटेड संकेतों की ओर जरूर जाएगा क्योंकि उसकी हैबिट है चाय के साथ पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। इसके बाद क्या आता है, लक्ष्य। व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यक्ति का लक्ष्य या उद्देश्य भी प्रमुख कार्य होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र को रिसीव करने गया स्टेशन, तो बहुत भीड़ है वहां पे, लेकिन उसका ध्यान उसके मित्र पर ही होगा। और क्योंकि उसका ध्यान, उसका लक्ष्य उसके मित्र को ढूंढना है और वो अपने, उसका उद्देश्य, उसकी निगाह, उसका ध्यान अपने मित्र को ही ढूंढने में होगा। इस तरह से लक्ष्य भी प्रभावित करता है। इसके अलावा क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा भी व्यक्ति के ध्यान को प्रभावित करती है। कैसे, जिन व्यक्तियों में उद्दीपकों के प्रति जिज्ञासा अधिक होती है उस व्यक्ति का ध्यान उस उद्दीपक पर अधिक आकर्षित होता है। जैसे किसी भी घटना विशेष से संबंधित अगर जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा जिस व्यक्ति में होती है तो वो उस घटना की तरफ उसका ध्यान अवश्य जाता है। उस घटना से संबंधित जानकारी बात उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके बाद क्या आता है, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। क्या होता है, अभिवृत्ति भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कैसे, जिन उद्दीपक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति व्यक्ति में स्पष्ट अभिवृत्तियां होती हैं, ये चीजें व्यक्ति के ध्यान को उसकी अभिवृत्तियों के कारण प्रभावित करती हैं। जिन उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति में दुर्बल अभिवृत्तियां होती हैं, वह उद्दीपक व्यक्ति के ध्यान को अधिक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा क्या आता है, अभ्यास भी ध्यान को प्रभावित करता है। जिन उद्दीपकों वस्तुओं पर व्यक्ति अभ्यास अधिक करता है उसमें ध्यान अपेक्षाकृत कम आकर्षित होता है। जिनका अभ्यास अधिक करता है तो फिर वो ध्यान से नहीं करता है क्योंकि उसको हैबिट में हो जाता है। इसके अलावा क्या है, संवेग। संवेगात्मक अवस्थाएं भी व्यक्ति के अवधान को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। जैसे व्यक्ति को किसी वस्तु या व्यक्ति से भय लगता है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति या वस्तु से हमेशा बचने का प्रयास करता है और उसका ध्यान भय उत्पन्न करने वाले उद्दीपक की ओर चला जाता है। इसके बाद आता है स्वभाव। स्वभाव में क्या है, प्रयोज्य का स्वभाव, मतलब जो व्यक्ति है, जो ध्यान सब्जेक्ट है, उसका स्वभाव भी ध्यान को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जैसे धार्मिक व्यक्तियों का ध्यान
धार्मिक प्रवृत्ति के कारण धार्मिक उद्देश्यों की ओर ही शीघ्र जाएगा। जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उनका ध्यान धार्मिक उद्दीपकों की ओर जाएगा, स्वभाव है उनका। इसके बाद आता है मौलिक आवश्यकताएं। इसमें क्या है? मौलिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, पानी आदि से संबंधित उद्दीपक जिनमें कि प्रयोज्य की आवश्यकता पूरी हो, वह प्रयोज्य को अधिक आकर्षित करती है। जैसे भूखे व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, कहीं भी खाना है तो उसको खाना ढूंढ लेगा, खाने के ऊपर उसका ध्यान चला जाएगा क्योंकि वो खाने की ही तलाश में है। या प्यासा व्यक्ति है तो उसको पानी दिखाई दे जाएगा क्योंकि वो पानी की तलाश में है। इसलिए मौलिक आवश्यकताएं भी ध्यान आकर्षित, क्योंकि वो पानी ही ढूंढ रहा है। मौलिक आवश्यकताएं प्रभावित करती हैं। इसके अलावा क्या? सामाजिक प्रेरणाएं। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी, इसलिए अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ही नहीं रहना चाहता, बल्कि वह दूसरों की ओर ध्यान भी अधिक आकर्षित करता है। सबके साथ मिलकर ही नहीं रहता, बल्कि उनकी तरफ ध्यान भी रखता है, उनका ध्यान, उनकी तरफ उसका ध्यान रहता है, टेंशन रहता है। और उन दूसरों का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यक्ति समाज से प्रेरित होता है, समाज से प्रेरित होकर ही कार्य करता है। व्यक्ति जिन सामाजिक अभिप्रेरणाओं से अधिक प्रेरित होता है, उन सामाजिक अभिप्रेरणाओं से संबंधित उद्दीपक अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। इस तरह ये हमारे वस्तुगत और व्यक्तिगत निर्धारक हैं। और हमारा ये अटेंशन वाला टॉपिक यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक